31 हाईलाइट सिटी मॉल। इस कहानी में जितने भी किरदार और घटनाएं होगी वह सब एक काल्पनिक की तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। अब तक आपने बड़ा अंडरस्को मैं आता हूं उससे बात करके और वहां से उठकर मनीष दादाजी से बात करने चले गए। कुछ देर बाद गौतम दादाजी मनीष दादाजी से बात करने के बाद सबको देखकर बोले, मनीष की पूरी फैमिली पार्टी में आ रही है और मैं चाहता हूं तुम लोग उनके स्वागत में कोई भी कमी मत रखना, मुझे सब परफेक्ट चाहिए। गौतम दादाजी मनीष दादाजी से बात करने के बाद सबको देखकर बोले, मनीष की पूरी फैमिली पार्टी में आ रही है और मैं चाहता हूं तुम लोग उनके स्वागत में कोई भी कमी मत रखना, मुझे सब परफेक्ट चाहिए। दीपाली बोली, पापा जी आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, हम उनका स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे, देख लेना आप, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। दादाजी दीपावली को बोले, मुझे मालूम है कि तुम लोग उनका स्वागत बहुत अच्छे से करोगे। फिर वह चुप हो गए। अब आगे अंडरस्को निशा एक्साइटेड होकर बोली, यहू अब हम दादाजी की दोस्त से मिलेंगे, क्यों ना हम लोग शॉपिंग करने चले। निशा की बात सुनकर सारी लेडीज तैयार हो गई शॉपिंग जाने के लिए, उन्हें भी ये आइडिया पसंद आया। पूर्ण विराम। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में गए। तैयार होकर वह लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। अंश भी उनके साथ ही था। दादाजी और दादी जी घर में आराम फरमा रहे थे। बाकी दीपाली, राजधीर, नंदिनी, अशोक, निशा और अंश ये सब लोग शॉपिंग के लिए चले गए। सहगल हाउस घर में दादाजी ने सबको बता दिया था कि वह लोग कल सिंघानिया मेंशन पार्टी के लिए जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो हमारी अन्वेषा थी, वह भी मनीष दादाजी के दोस्त से मिलने के लिए। अन्वेषा इंतजार ही नहीं कर पा रही थी, वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अब मैं दादाजी के दोस्त से मिलेगी, अब मैं दादाजी के दोस्त से मिलेगी। यह बोलकर वह इधर उधर कूदने लगे। उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर और उसे खुशी देखकर सबके चेहरे पर स्मिले आ गई। यहाँ तक कि निहारिका के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल थी। वह भी मिलना चाहती थी मनीष दादाजी के दोस्त से, पर उसके चेहरे पर ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। मन ही मन वह भी गौतम दादाजी से मिलना चाहती थी, जो कल से ही सब उनके बारे में बातें कर रहे थे। निहारिका कल वैसे भी पार्टी में सबसे मिलने ही वाली थी, इसलिए वह एकदम शांत थी। पल्लवी चाची सबको बोली, क्यों ना हम लोग सब शॉपिंग के लिए चले, वैसे भी कितने साल के बाद दादाजी अपने दोस्त से मिलने वाले हैं और हम भी थोड़े अच्छे बनकर जाएंगे। फिर उन्होंने थोड़ा इतराते हुए कहा, और वैसे भी मुझे नंदिनी से भी मिलना है, उसको भी तो बताना है कि मैं उसे कितना मिस करती थी। वर्षा माँ पल्लवी चाची के सर पर टिप्पणी मारते हुए बोली, पल्लवी जब देखो मजाक करती रहती हो, और क्यों मिस करोगी तुम नंदिनी को, तुम तो बस उसे सताने में एक्सपर्ट हो। भाभी आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती, पल्लवी चाची ने थोड़ा मुंह फूलते हुए वर्ष माँ से कहा। चाची, माँ आपका मजाक नहीं उड़ा रही है, वो बस ये कह रही है कि आप नंदिनी चाची से अच्छी देखने के लिए शॉपिंग पर जा रही हो, अक्षिता ने पल्लवी चाची से कहा। चाची, माँ आपका मजाक नहीं उड़ा रही है, वो बस ये कह रही है कि आप नंदिनी चाची से अच्छी देखने के लिए शॉपिंग पर जा रही हो, अक्षिता ने पल्लवी चाची से कहा। क्योंकि वह जानती थी कि पल्लवी चाची हमेशा नंदिनी चाची से अच्छा लगना चाहती थी। पल्लवी चाची और नंदिनी चाची दोनों ही अच्छे दोस्त थी, पर फिर भी दोनों एक दूसरे को कंपेयर करती रहती थी कि कौन खूबसूरत दिखेगा और कौन नहीं। उन दोनों के बीच हमेशा से ही नोक-झोंक चलती रहती थी और उनकी ये नोक-झोंक दोनों फैमिली मेंबर बहुत एंजॉय करते थे। पल्लवी चाची और नंदिनी चाची दोनों को शॉपिंग का बहुत शौक था। वह दोनों जब भी शॉपिंग करके आती थी, ऐसा लगता था पूरी दुकान ही उठा लाए हो। बस उन दोनों को एक बार कोई कह दे शॉपिंग के लिए तो फिर क्या दोनों शुरू हो जाती थी अपनी अपनी शॉपिंग में, पर दोनों में बहुत प्यार था। अक्षिता माँ से बोली, माँ आपको भी बहुत टाइम हो गया है ना दीपाली माँ से मिले हुए। अक्षिता हमेशा से ही नंदिनी और दीपाली को दीपावली माँ और नंदिनी चाची कहकर ही पुकारती थी। गौतम दादाजी ने ये हक सबको दे रखा था, क्योंकि वह क्लोज फ्रेंड थे, तो क्लोज फ्रेंड में कोई गैरों जैसा बर्ताव थोड़ी होता था। और वैसे भी अक्षिता भाभी ने ये हक खुद कमाया था अपने अच्छे स्वभाव से। अब तो कल ही उससे मुलाकात हो जाएगी, वर्षा माँ ने अक्षिता भाभी से कहा। पल्लवी चाची सबको बोली, चलो सब रेडी हो जाओ, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। वह भी अभी, उन्होंने ऑर्डर देते हुए सबको कहा। उनकी बात मानकर सब तैयार होने चले गए। कुछ टाइम के बाद वह लोग शॉपिंग मॉल के सामने खड़े थे। हाईलाइट सिटी मॉल, जिस मॉल पर वह सब शॉपिंग करने आए थे, यह मॉल उसे एरिया का सबसे बड़ा मॉल था। यह मॉल काफी फेमस था। यह अमीर लोगों के पर्सनैलिटी के हिसाब से एकदम परफेक्ट मॉल था। यहाँ पर हर एक ब्रांड के कपड़े अवेलेबल थे, हर एक चीज मिल सकती थी इस मॉल में। इस मॉल में जितने भी स्टाफ थे वह एकदम प्रोफेशनल थे, कोई भी मिसबिहेव नहीं कर सकता था।
यहाँ का सख्त रोल यही था, वरना उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ती। अगर किसी भी स्टाफ ने किसी भी कस्टमर के साथ मिसबिहेव किया तो उन्हें तुरंत ही उसे मॉल से निकाल दिया जाता था। इस मॉल में ब्रांडेड रिटेल स्टोर भी मौजूद है। हाईलाइट सिटी मॉल सबसे अच्छी पोस्ट इलाके पर बनाया गया था। सब के सब मॉल के अंदर चले गए। सबसे पहले हम जेंट्स की शॉपिंग करेंगे, उसके बाद हम सब अपनी अपनी शॉपिंग करेंगे। इस बारे में क्या ख्याल है आप सबका? अक्षिता भाभी ने सबको देखकर कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि लेडीज की शॉपिंग में काफी टाइम जाता है, इसलिए उन्होंने ये सजेस्ट किया। च 32 कौन हो तुम? अब आगे अंडरस्को। सब जेंट्स के स्टोर में चले गए। स्टोरी स्टाफ ने उन सब का अच्छे से वेलकम किया। एक लेडीज स्टाफ आकर उन सब से कहने लगी, मैम आप कौन से स्टाइल के कपड़े देखना चाहती है? यहाँ पर सब मौजूद है, आप मुझे बताएं, मैं आपको उस स्टाइल के कपड़े लाकर दिखती हूँ। वर्षा माँ उस लेडीज स्टाफ को बोली, हमें जेंट्स के लिए कोट पैंट जीन्स टी शर्ट दिखाए और कोई नई कलेक्शन आया है तो वह भी दिखाए। ओके मैम, वह लेडीज स्टाफ ये कहकर अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद वह लेडीज स्टाफ अपने साथ 3 और स्टाफ को लेकर हाथों में ढेर सारे कपड़े और न्यू कलेक्शन के साथ सहगल फैमिली के सामने आ गई। सबने फटाफट जेंट्स के लिए कपड़े सिलेक्ट किया और लेडीज सेक्शन चले गए। वहां पर भी सभी स्टाफ ने उनका वेलकम बहुत अच्छे से किया। अक्षिता भाभी निहारिका के पास आकर निहारिका से कहने लगी, निहारिका तुम भी अपने लिए कोई अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट कर लो, पार्टी में तुम्हें भी तो अच्छा दिखना है। भाभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने लिए क्या लूं? तभी आरव और अक्षय साथ में बोले, तो ठीक है, हम दोनों ही तुम्हारे लिए कोई ड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। पूर्ण विराम। निहारिका ने बहुत शानही भाव से दोनों भाइयों से कहा हो कि आप जो खरीदोगे मैं कल उसे ही पार्टी में पहनूंगी। निहारिका की बात सुनकर दोनों भाई फटाफट निहारिका के लिए ड्रेस चॉइस करने लगे। अक्षिता भाभी निहारिका के कान में बोली, ये लो। ये दोनों फिर से शुरू हो गए अपनी बहन के लिए और फिर वो हल्का सा हंसने लगी। निहारिका भी उनकी बात सुनकर हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर सब निहारिका को देखने लगी। वह जब से हॉस्पिटल से आई थी ये पहली बार था जब वह खुलकर हंस रही थी। सबको अपनी तरफ यूं देखता पाकर निहारिका एकदम शांत हो गई। निहारिका को थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था। अक्षय और आरव ने एक दूसरे को देखा और फिर निहारिका को देखने लगे। उन दोनों को भी अच्छा लग रहा था निहारिका का यूं खुलकर हंसना। निहारिका तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, यूं ही हंसती रहा करो, अक्षिता भाभी ने प्यार से निहारिका से कहा। तभी वर्षा माँ और पल्लवी चाची उन सब के पास आकर बोली, हमने तो अपनी शॉपिंग कर ली, अब तुम देख लो बच्चे, हम कैफे में तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये बोलकर दोनों कैफे में चले गए क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। अक्षिता भाभी ने दोनों भाइयों से कहा, अगर आप दोनों निहारिका के लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कर देती हूँ। बस अक्षिता भाभी का यही कहना था। दोनों ने एक तरफ उंगली करी और बोले, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया, निहारिका कल यही ड्रेस पहनेगी। दोनों ने एक स्टाफ को कहकर वह ड्रेस पैक करवा दी। उन दोनों की यह जल्दबाजी देखकर अक्षिता भाभी हंसने लगी। निहारिका को भी अच्छा लग रहा था। सारी शॉपिंग हो जाने के बाद सब लोग कैफे की तरफ जाने लगे। अचानक निहारिका किसी से टकरा गई। निहारिका ने उस इंसान से सॉरी कहा और आगे बढ़ गई, पर वह इंसान वही खड़ा होकर शॉक में निहारिका को जाते हुए देख रहा था। उसने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। 2-3 रिंग जाने के बाद भी सामने वाले ने उसका फोन नहीं उठाया तो वो परेशान हो गया, पर उस इंसान ने डिसाइड किया वो निहारिका का पीछा करेगा और निहारिका के पीछे पीछे चला गया। निहारिका इन सबसे अनजान अपनी फैमिली के साथ कैफे में पहुंच गई थी। तभी निहारिका सबको देखकर बोली, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। अक्षिता भाभी निहारिका को बोली, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। भाभी आप बैठिए, मैं चली जाऊंगी, और यह बोलकर निहारिका वॉशरूम के लिए चली गई। उस मॉल में जिस तरफ वॉशरूम था उसका रास्ता थोड़ा लंबा था। वॉशरूम यूज करने के बाद निहारिका बाहर निकली। तभी अचानक से निहारिका को किसी ने पकड़ लिया। उस इंसान की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह इंसान निहारिका को पकड़े एक खाली कमरे में ले गया। निहारिका ने तुरंत अपने बचाव के लिए उसे इंसान पर वार किया। वह इंसान निहारिका के वार से बच नहीं पाया। उसकी पकड़ निहारिका पर ढीली पड़ गई। निहारिका ने खुद को छुड़ाया और उस इंसान की शक्ल देखने लगी। निहारिका आज पहली बार इस इंसान को देख रही थी। वह एक आदमी था। दिखने में वह गुंडा टाइप जैसा लग रहा था। उस आदमी के पास एक चाकू था। वो चाकू निहारिका के वार से छूटकर नीचे गिर गया था। इत्तेफाक से वह चाकू निहारिका के पास ही गिरा था। निहारिका ने चाकू को तुरंत उठा लिया और उस इंसान की तरफ पॉइंट करके बोली, कौन हो तुम? 33 मैं आपके दिमाग से बोल रहा हूँ। अब आगे अंडरस्को। वह आदमी तुरंत उठा और निहारिका पर हमला कर दिया। निहारिका हमले का बचाव करने लगी। वह आदमी निहारिका पर खतरनाक वार किया जा रहा था। निहारिका ये देखकर हैरान थी कि वह बहुत आसानी से उस आदमी की वार से बच रही थी।
वह एकदम प्रोफेशनल फाइटर की तरह फाइट कर रही थी। निहारिका ने तुरंत ही अपना सर झटका और उस आदमी पर एक सटीक वार किया, जिससे वह आदमी तुरंत अपने घुटनों पर आ गया। वह एकदम कमजोर पड़ गया था। उस आदमी के बॉडी में हर जगह काफी ज्यादा घाव आ गए थे। वह आदमी खुद हैरान था निहारिका को इस तरह फाइट करता देखकर। निहारिका ने तुरंत उस आदमी की गर्दन पर चाकू रख दिया और उससे सवाल करने लगी, बता तुझे किसने भेजा है। वह समझ गई थी जिस तरीके से वह आदमी उस पर हमला कर रहा था। निहारिका जानती थी वह उसे मारने ही आया था, इसलिए निहारिका ने उस आदमी से ये सवाल किया। आदमी को अभी भी कुछ ना बोलता देखकर निहारिका की नीली आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसके आसपास का ऑरा बहुत खतरनाक हो गया था। वह आदमी निहारिका का ये रूप देखकर इतना डर गया था कि उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उस आदमी ने सोचा भी नहीं था इतनी नाजुक सी दिखने वाली लड़की उस पर इतना खतरनाक वार भी कर सकती है। निहारिका ने फिर अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से उस आदमी को बोली, बताओ तुझे किसने भेजा मुझे मरने के लिए। क्योंकि वह समझ गई थी कि हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई तो है। उस आदमी ने डर के मारे बस ये कहा, वह तुम्हें मारना चाहते हैं, और तुरंत ही उसने अपने आप को वही मार दिया। निहारिका उसकी बात सुनकर शॉक हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे आदमी ने खुद की ही जान ले ली। उससे ज्यादा वो इस बात से शॉक थी कि कौन निहारिका को मारना चाहता है, जबकि निहारिका की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर ऐसा कौन पैदा हो गया जो निहारिका को मारना चाहता है। दिया और दीपिका तो हो नहीं सकती क्योंकि वह सिर्फ चालक है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वह निहारिका को मरने के लिए किसी को भेजे। निहारिका अपना दिमाग चलने लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे भी किसी का हाथ हो। तभी अचानक से निहारिका को एक आवाज आई, आपको तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उस आवाज को सुनकर निहारिका ने रूम के चारों तरफ देखा, वहां पर कोई मौजूद नहीं था। निहारिका ने अपना वहम समझकर अपना सिर झटका, फिर उसे आदम की लाश को देखकर कहने लगी, मुझे उसका पता लगाना होगा जो मुझे मारना चाहता है, और चुपचाप वहां से निकल गई। निहारिका ने इस बारे में अपनी फैमिली में से किसी को नहीं बताया। वह चुपचाप वहां बैठ गई। अक्षिता भाभी ने उससे पूछा भी कि इतना लेट कैसे हो गया। निहारिका ने बस इतना कहा, वॉशरूम में भीड़ थी। अक्षिता भाभी ने निहारिका से और कोई सवाल नहीं किया। सब ने उस कैफे में लंच किया और सारी शॉपिंग हो जाने के बाद सब अपने घर के लिए चले गए। निहारिका के बेडरूम में निहारिका इधर से उधर टहल रही थी और सोच रही थी आज जो उसके साथ मॉल में हुआ था। पहले वह इस बात से हैरान थी कि किसी ने उसे पर हमला किया, दूसरा वह इतनी अच्छी फाइट कर सकती थी, और तीसरा कोई उसे मारना चाहता था। इतने सारे सवाल थी निहारिका के पास, पर जवाब एक भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अचानक से निहारिका के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। तभी फिर से निहारिका को वह आवाज सुनाई दी, मालकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निहारिका ने फिर से वह आवाज सुनकर बेडरूम के चारों तरफ देखने लगी, कौन है यहाँ मेरे सामने आओ अभी इसी वक्त। निहारिका जो पहले से ही गुस्सा थी और ऊपर से उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, वह इस आवाज से और इरिटेट हो रही थी। उसने गुस्से से उस आवाज को पुकारा, पर अफसोस सिर्फ उसे वो आवाज ही सुनाई दे रही थी, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। निहारिका ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे सामने आओ इसी वक्त। उसका ऑरा, उसका लहजा एकदम डरावना था। वह उस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी, यह मैं हूं आपके दिमाग में। ये सुनते ही निहारिका का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। वह शॉक होकर उस आवाज को सुनाने लगी, फिर से वही आवाज आई, मैं आपके दिमाग से बात कर रहा हूं। निहारिका उसकी बात सुनकर एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। निहारिका ने फिर अपने बेडरूम के चारों तरफ नजर घुमाई और फिर से सवाल किया, मुझसे मजाक करना बंद करो और मेरे सामने आओ। उस आवाज ने फिर से निहारिका से कहा, मालकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं आपके दिमाग से बोल रहा हूं। निहारिका ने खुद को शांत किया और उसे कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरे दिमाग से बात कर रहे हो। निहारिका को अब इतना शौक नहीं लग रहा था। वह रिबॉन्ड जिसमें वो विश्वास नहीं करती थी, उसके साथ वह हो गया था। तो ये तो अब उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। हाँ, वह एक पल के लिए शॉक जरूर हुई थी, पर उसने हकीकत को स्वीकार कर लिया था। चिट 34 पिकाचू। अब आगे अंडरस्को। तो तुम्हारी आवाज मुझे पहले क्यों नहीं सुनाई दी? निहारिका ने दिमाग से सवाल किया। निहारिका का सवाल सुनकर दिमाग बोला, मलकीन जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन में आपके दिमाग में आ गया था, पर आप उस वक्त इतनी कमजोर थी कि मैं एक्टिव नहीं हो पाया। पर जिस ताकत से आपने उस आदमी से फाइट की और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और आपने अपनी आंखों के सामने उस आदमी को मरते हुए भी देखा, तो मैं तुरंत ही ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया। पूर्ण विराम। निहारिका ने कुछ सोचते हुए दिमाग से कहा, तुम मेरे दिमाग में कैसे आए और मैं तुम्हारी मलकीन कैसे बन गई? निहारिका का सवाल सुनकर दिमाग फिर बोला, मलकीन आपको भेजा ही यहाँ गया है एक मकसद के लिए, जिस वजह से आपकी आत्मा निहारिका के शरीर में प्रवेश हुई है। निहारिका उसकी बात सुनकर बोली, मकसद? कैसा मकसद?
मालकिन ज्यादा मत सोचिए, मैं आपको धीरे धीरे सब बता दूंगा। दिमाग नहीं निहारिका से कहा। निहारिका से कहा। निहारिका के पास बहुत से सवाल थे, वो दिमाग से करना चाहती थी, पर दिमाग की बात सुनकर उसने खुद को शांत रखना ही बेहतर समझा। वह बेड पर बैठ गई और शांत दिमाग से सोचने लगी। धीरे धीरे उसका सारा दर्द खत्म हो गया। कुछ देर बाद निहारिका ने दिमाग को पुकार, तुम मेरी बात सुन रहे हो? दिमाग ने तुरंत जवाब दिया, यस मालकिन, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। दिमाग का यूं खुद को बार बार मालकिन कहलाना निहारिका को गुस्सा दिला रहा था। उसने गुस्से से दिमाग को कहा, मुझे मालकिन कहना बंद करो। दिमाग ने कहा, पर मालकिन, आप मेरी मालकिन हो, मैं आपको मालकिन कहना बंद नहीं कर सकता। ओक फाइन, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे दिमाग में आए कैसे? और तुम मुझे मालकिन क्यों कह रहे हो? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए और मुझे मालूम नहीं है? मालकिन, मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि अभी आप बहुत कमजोर हो। बस मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, आपको कुछ शक्तियाँ मिली है जिससे आने वाले वक्त में आपको बहुत काम आएगी। पर उसका उपयोग आपको कैसे करना है, वह आप ही डिसाइड कर सकती है। अगर उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल आपने किया तो उसका नुकसान आपको चुकाना पड़ेगा। पर अभी आप कमजोर हो, आपकी शक्तियाँ अभी तक आपके शरीर में एक्टिव नहीं हुई है। दिमाग की बात सुनने के बाद निहारिका ने सवाल किया, मुझे वो शक्तियाँ क्यों मिली है? और तुमने अभी यह क्यों कहा कि मैं कमजोर हूँ? और आखिरी सवाल, क्या ऐसा कोई राज है जिसकी वजह से मेरा रिबॉर्न निहारिका के शरीर में हुआ है? निहारिका के इतने सारे सवाल सुनकर दिमाग बोला, मालकिन, इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। निहारिका जैसे जैसे उसकी बात सुन रही थी, वह कंफ्यूजन से सिर्फ उसे सुनाने जा रही थी। उसने अब और कोई सवाल नहीं किया। निहारिका ने दिमाग से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? मालकिन, अभी मेरा कोई नाम नहीं है। दिमाग की बात सुनकर निहारिका कुछ सोचते हुए उससे बोली, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ। निहारिका ने उसे तंग करने के लिए एक नाम सोचा, फिर उसने दिमाग से कहा, मैं आज से तुमने पिकाचू बुलाऊंगी। दिमाग ने जब ये नाम सुना तो कहने लगा, मालकिन, आप एक बिजनेस वुमेन होने के बावजूद भी आप पिकाचू कार्टून देखी थी? निहारिका दिमाग के ऊपर भड़कते हुए बोली, मैं कार्टून क्यों नहीं देख सकती? तो क्या हुआ अगर मैं बिजनेस वुमेन थी? भाई, मैं भी एक इंसान हूं और नॉर्मली लाइफ जीती थी, तुम्हारी तरह नहीं जो किसी की भी लाइफ में ऐसी ही एंट्री कर दे बिन बुलाए मेहमान जैसे। निहारिका को दिमाग को यूं चिढ़ाना अच्छा लग रहा था। अपनी मालकिन को खुद पर भड़कता हुआ देखकर तुरंत दिमाग ने कहा, यह अच्छा नाम है मालकिन, आई लाइक इट। सेमीकोलन। निहारिका उसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी और वही दिमाग ने सोचा, मालकिन में दिमाग हूं, कोई टेडी बियर नहीं। हे भागवम, मुझे कैसी मालकिन मिली है, एकदम दुष्ट। तभी निहारिका के दरवाजे पर खटखटाना की आवाज आई। निहारिका ने आवाज सुनकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अन्वेषा निहारिक के पैरों पर लिपट गई और बोली, एंजल, सब लोग तुम्हें नीचे डिनर के लिए बुला रहे हैं। निहारिका ने अन्वेषा को गोद में उठा लिया और उससे बोली, गुड़िया, तुम मुझे बुलाने? वह क्या है ना एंजल, मम्मा आ रहे थे आपके बुलाने, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे आपके साथ डिनर करना था, इसलिए मैं दौड़ते हुए ऊपर आ गई आपको बुलाने के लिए। ने निहारिका से कहा, मालकिन, आपकी भतीजी तो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी प्यारी बात करती है। निहारिका उसकी बात सुनकर मन में उससे बोली, तुम अपनी बकवास बंद करो, और उसे इग्नोर करके अन्वेषा की तरफ देखने लगी। तभी पिकाचू। निहारिका ने अन्वेषा से कहा, तो चलो फिर, किस बात की देरी है? फिर निहारिका अन्वेषा को लेकर नीचे चली गई। सबके साथ डिनर करने के बाद वह ऊपर आए और शांति से सो गई। वह अपने दिमाग को ज्यादा जोर नहीं देना चाहती थी। अगली सुबह सूरज का चेहरा। निहारिका आज लेट से उठी। आज निहारिका की कॉलेज की छुट्टी थी। सब हॉल में बैठे आज रात की पार्टी के बारे में बातें कर रहे थे। सब ने अपनी अपनी शॉपिंग करी थी और हमारी क्यूटी पाई यानी कि पल्लवी चाची ने, उनकी शॉपिंग तो सबसे ज्यादा हुई थी। दादाजी सबको बोल, आज हमें पार्टी में जाना है। और फिर अक्षय और आरव से कहा, आज तुम दोनों की ऑफिस की छुट्टी और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। उन्होंने अपने दमदार आवाज में दोनों को कहा, ओके ग्रैंडपा। दोनों भाइयों ने साथ में कहा, सुबह से शाम कब बीत गई पता ही नहीं चला। 35 दोनों परिवारों का मिलना। अब आगे अंडरस्को। रात का वक्त, हंसिया चांद का चेहरा। सिंघानिया मैंशन 1। पार्टी का बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया था। रात में सिंघानिया मैंशन हीरे की तरह चमक रहा था। सिंघानिया मैंशन को अच्छे से सजा दिया गया था। पार्टी में सब अपने अपने में मस्त थे। राजधीर और अशोक दोनों अपने अपने बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहे थे और इधर दीपाली और नंदिनी अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। निशा और अंश अपने अपने फ्रेंड्स में लगे हुए थे और दादाजी दादी जी सबको देखकर खुश हो रहे थे। उस पार्टी का माहौल काफी खुशनुमा था।
तभी सिंघानिया मैंशन के बाहर बहुत सारी कार आकर रुकी। वह कार सहगल फैमिली की थी। सब कार में से बाहर निकलकर एक जगह आ गए और वहां से सिंघानिया मैंशन देखने लगे। अन्वेषा एक्साइटेड होकर अक्षय से कहने लगी, पापा ये घर तो एकदम महल जैसा है, बिल्कुल प्रिंसेस जैसा। उसके चेहरे पर वह खुशी यह बताने के लिए काफी थी कि वो आज कितनी खुश थी। निहारिका को भी सिंघानिया मैंशन बहुत पसंद आया था, वह काफी इम्प्रेस थी। सिंघानी मैंशन की हर एक चीज निहारिका को पसंद आई थी। उसने खुद से ही कहा, इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव सो ब्यूटिफुल हाउस। अक्षय ने अन्वेषा को गोद में उठाते हुए और उसके गाल में किस करते हुए कहा, हाँ मेरी गुड़िया, ये महल तुम्हारे दादाजी के दोस्त का घर है, तो चलो अब इस महल जैसे घर के अंदर चलते हैं, तुम्हें दादाजी के दोस्त से भी तो मिलना है। अन्वेषा ने कहा, हाँ चलो जल्दी चलो अंदर। सब उसको इस तरह उतावलापन देखकर हंसने लग और फिर सिंघानिया मैंशन के अंदर चले गए। सिंघानिया मैंशन के अंदर दादाजी को खबर पहुंच गई थी कि मनीष दादाजी और उनकी फैमिली यहां आ गई है। गौतम दादाजी की चेहरे की खुशी ही बयान कर रही थी। उन्हें देखकर पूरी फैमिली समझ गई कि मनीष दादाजी यहां पर आ गए हैं और उनकी फैमिली भी। राजधीर, दीपाली, अशोक और नंदिनी सहगल फैमिली का वेलकम करने चले गए। जब निहारिका का पूरा परिवार मेन गेट तक पहुंचा तो वहां पर पहले से ही अशोक, नंदिनी, राजधीर और दीपावली खड़े थे। उन्हें देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। अक्षिता ने जाकर नंदिनी चाची और दीपाली माँ के पैर छू लिए। दीपाली अक्षिता के गाल पर हाथ रखकर बोली, बेटियां पैर नहीं छूती। अक्षिता भी प्यार से मुस्कुराती। अक्षय ने भी नंदिनी चाची और दीपाली माँ का आशीर्वाद लिया। अक्षिता इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। अक्षिता ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसने अपने बालों का जुड़ा बांध रखा था। गले में मंगलसूत्र, हाथ में ढेर सारी चूड़ियां, मांग में सिंदूर और उसके चेहरे का वह नूर जिस वजह से वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अक्षय ने अक्षिता के मैचिंग का सूट पहन रखा था, वह भी काफी हैंडसम लग रहा था। अन्वेषा ने भी एक पर्पल कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। दीपाली माँ, नंदिनी चाची, राजधीर, अशोक इन सब ने भी मनीष दादाजी और दादी का आशीर्वाद लिया। मनीष दादाजी और दादी ने भी खोलकर उन सबको आशीर्वाद दिया। राजधीर और अशोक भी विवान और मनोज के गले मिले, चारों कितने साल के बाद मिल रहे थे। दीपाली माँ सबको बोली, आप सब पहले अंदर चलिए। उनकी बात सुनकर दोनों परिवार अंदर चले गए। उनके अंदर जाने के बाद निहारिका जोकर में अपना फोन भूल गई थी, वहां आए और एक नज़र पूरे मेंशन को देखने के बाद उसने मेंशन में अपने कदम बढ़ा दिया। जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया उसकी दिल की धड़कन बहुत जोरों से धड़कने लगी। वह एक पल के लिए वहीं थम गई। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और अपने दिल को शांत करने की कोशिश करने लगी। निहारिका ने खुद से सवाल किया, यह मुझे क्या हो रहा है? और इधर अंदर का माहौल तो कुछ और ही था। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। मनीष दादाजी और गौतम दादाजी बच्चों की तरह गले लगे हुए थे और वह दोनों तो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। दोनों की आंखों में नमी थी। तभी उस इमोशनल मोमेंट को तोड़ते हुए किसी दो लोगों की खांसने की आवाज आई। सबने उसे तरफ देखा तो वहां पर अंश और निशा खड़े थे। अंश ने जीन्स और होडी पहन रखी थी, जेल से सेट किए हुए उसके बाल, वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उस पार्टी में जितने भी लड़कियां थी वह सब अंश को बस देख सकती थी, क्योंकि अंश के पास जाने की वह सोच भी नहीं सकती थी। अंश अपनी फैमिली वालों के लिए अच्छा है पर वह बाकियों के लिए वैसा नहीं था। उसे ऐसी लड़कियां जरा भी पसंद नहीं थी जो दूसरों की चापलूसी करे। वह लड़कियां उससे दूर ही रहे, यही उन लड़कियां लिए अच्छा होगा। निशा भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक लाइट ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था। उसने आज अपने बाल खुला ही छोड़े थे, काजल में भरी हुई उसकी आंखें और वह मनमोहन स्माइल, वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक नटखटपन साफ नजर आ रहा था। दीपाली माँ सब समझते हुए दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों एकदम खुश हो गए और दीपाली माँ के पास चले गए। फिर दीपावली माँ सबको देखकर बोली, यह मेरा बेटा अंश और ये निशा, अशोका और नंदिनी की बेटी। दोनों ने मनीष दादाजी और सब से आशीर्वाद लिया। उन सब ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। वर्षा माँ उन दोनों से कहा, बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम दोनों। सब ने अन्वेषा को इग्नोर कर दिया था। वो मुंह फूलते हुए सबके सामने आए और दोनों हाथ कमर पर रखकर मनीष दादाजी को बोली, दादाजी आपने मुझे तो अपने दोस्त से मिलवाया ही नहीं, बस सब अपने अपने में लगे हुए हैं। उसकी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनकर सिंघानिया परिवार को वो बहुत क्यूट लग रही थी और उसकी मासूम बातों पर तो उन्हें और प्यार आ रहा था। 36 वह जिंदा है। अब आगे अंडस्को। ओहो मेरी प्यारी गुड़िया, दादाजी ने बोला और उससे अपनी तरफ आने का इशारा किया। अन्वेषा भी उनकी बात सुनकर उनके पास चली गई। फिर मनीष दादाजी ने अन्वेषा को सबसे मिलवाया। ये है अक्षिता और अक्षय की बेटी अन्वेषा। प्यार से हम इसे गुड़िया बुलाते हैं। मनीष दादाजी ने अन्वेषा के सर पर हाथ फेरते हुए सबसे कहा।
मनीष दादाजी की बात सुनकर पल्लवी चाची अन्वेषा के गाल में पिंच करते हुए बोली, मेरी प्यारी गुड़िया, तुम तो प्रिंसेस राजकुमारी जैसी हो, एकदम क्यूट, बहुत ही खूबसूरत। पल्लवी चाची की बात सुनकर अन्वेषा के गाल लाल हो गए। उसे इस तरह शर्मता देखकर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। और वही बाहर निहारिका, जो अपने दिल की धड़कनों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी निहारिका को पीकाचू की आवाज आए। मालकिन, आपकी धड़कनें कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। उसकी बात सुनकर निहारिका पीकाचू को बोली, पता नहीं पर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है, पर मैं उस एहसास को समझ नहीं पा रही हूँ। मालकिन, आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अभी आपके अंदर जाना चाहिए, सब आपका वेट कर रहे होंगे। पीकाचू की बात सुनकर निहारिका ने अपना सर झटका और उन सारे एहसासों को झटकते हुए निहारिका घर के अंदर चली गई। तभी अक्षय चारों तरफ देखते हुआ बोल, मां निक्कू कहाँ है? उसकी बात सुनकर सबको ख्याल आया कि निक्कू उनके साथ नहीं आए हैं। तभी अक्षिता भाभी बोली, वो निक्कू का मोबाइल कार में रह गया था, उसे ही लेने गई है, बस आती ही होगी। अभी अक्षिता भाभी बोल ही रही थी कि इतने में निहारिका की पीछे से आवाज आई, भाई मैं यहाँ हूँ। दोनों परिवार वालों ने पीछे मुड़कर देखा, सामने निहारिका खड़ी थी। वह इस वक्त हद से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, उसकी खूबसूरती का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उसकी नीली आंखें जो काजल से भरी हुई थी, उसकी वो होंठ की स्माइल। निहारिका ने आज लाइट पर्पल गाउन पहना हुआ था, उसने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था और उसके आगे की दो लट उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहन रखा था, गले में व्हाइट नेकलेस और कान में छोटी छोटी व्हाइट ईयरिंग्स पहनी हुई थी। उसने हाई हील पहनी थी, वह कमाल की लग रही थी। निहारिका चलते हुए उन सब के पास आ रही थी, पर सिंघानिया परिवार निहारिका को बस देखा जा रहा था। निहारिका सिंघानिया परिवार को एक नज़र में ही निहारिका पसंद आ गई थी। दादी जी तो निहारिका को देखकर उनके दिल में घंटी बजने लगी थी। वो तो अपने सपने में खो गई थी। उनके पर पोता और पर पोती उनके गोद में खेल रहे हैं और अगले ही पल उनके पोता पोती आगे भाग रहे हैं और वह उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे जा रही थी। दादी जी अपने ख्यालों में गम ही थी और यहाँ आसपास के जितने भी लोग मौजूद थे, वह सब निहारिका को देख रहे थे। वह खूबसूरती इतनी लग रही थी। निहारिका धीरे धीरे चलकर सबके पास आ गई थी। अक्षय निहारिका के पास आकर निहारिका को सबके पास लाकर बोला, ये है मेरी छोटी बहन निहारिका और निहारिका ये है गौतम दादाजी और उनकी फैमिली। निहारिका ने सबको ग्रीट किया और सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। बात जब निशा की आए तो निशा डायरेक्ट निहारिका के गले लग गई, फिर थोड़ा दूर होकर बोली, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक एंजल जैसी। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, निहारिका ने निशा से कहा। अंश आगे आते हुए थोड़ा फ्लटी अंदाज में निहारिका से हाथ मिलाते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल, माय नेम इज अंश, नाम तो सुना होगा। अंश का यह बोलना ही था कि दो जोड़ी आंखें उसे गुस्से से घूमने लगी। ये दो जोड़ी आंखें किसी और की नहीं, आरव और विवान जी की थी। आरव अपने मन में सोच रहा था, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ फ्लर्ट करने की। और यहाँ विवान जी के मन का भी यही हाल था, उन्हें भी अंश का अपनी बेटी के साथ फ्लर्ट करना पसंद नहीं आया था। दोनों निहारिका को लेकर पजेसिव हो गए थे। इधर निहारिका कंफ्यूजन से अंश को देख रही थी, निशा जो कब से अपने भाई को देख रही थी। निहारिका का इस तरह का रिएक्शन देखकर वह जोर जोर से हंसने लगी, फिर अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, भाई आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगी। अंश को यूं उदास देखकर निहारिका ने उससे हाथ मिला लिया। और वही उस पार्टी में एक आदमी कब से निहारिका को देखे जा रहा था। उसकी फेस एक्सप्रेशन से वह काफी डरा हुआ लग रहा था। उस आदमी ने किसी को फोन लगाया और तुरंत सामने वाले ने फोन उठा लिया। वह आदमी ने अपनी घबराए आवाज में बोला, हेलो हेलो सर, वह जिंदा है। कौन जिंदा है? पहले तो तुम घबराना बंद करो और फिर मुझे बताओ, सामने वाले ने कहा। उस आदमी ने अपने माथे का पसीना पहुंचा और सामने वाले से कहा, सर वही लड़की जिसका एक्सीडेंट आपने करवाया था। आदमी की बात सुनकर फोन पर जो इंसान था वह एक पल के लिए डर गया, उसके माथे से पसीना आने लगा। फिर उसने गुस्से से और घबराए आवाज से बोला, क्या तुमने सच में उसको देखा? क्या वह जिंदा है? वह जिंदा कैसे हो सकती है? 37 निखिल का निहारिका को देखना है। अब आगे अंडरस्को। वह आदमी बोला, हाँ सर वह सच में जिंदा है, मैंने उसको सच में देखा। और फिर निहारिका की तरफ देखते हुए दूसरे वाले इंसान से बोला, और वह मेरे सामने ही खड़ी है। ये कहते हुए वह भी घबरा रहा था। दूसरी तरफ से वह इंसान बोल, सबसे पहले तुम वहां से निकले, उसकी नजरों के सामने मत आना। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी इसी वक्त निकाले वहां से। यह बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और इधर वह आदमी वहां से तुरंत निकल गया। थोड़ी देर बाद पार्टी में जितने भी मेहमान आए थे वह सब जा चुके थे। वहां पर सिंघानिया परिवार और सहगल परिवार मौजूद थे।
अब हमें इजाजत दीजिए जाने की। वर्षा माँ ने सबसे जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही उन्होंने यह बात बोली, बाहर का मौसम अचानक से खराब हो गया। सब ने बाहर की तरफ देखा। निहारिका की दिल की धड़कन ने शोर करना शुरू कर दिया था। बाहर तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, बारिश भी जोर जोर से होने लगी थी। आज कुछ खास तो था इस मौसम के बदलाव में। यह मौसम का बदलाव निहारिका के लिए एक अलग ही एहसास लाने वाला था। अन्विश जो निहारिका के पास ही खड़ी थी, उसने डर के मारे निहारिका के पैर पकड़ लिए। तभी दीपाली जी बोली, आप आज रात यहीं रुक जाए। देखिए, बाहर का मौसम भी अचानक से खराब हो गया है। आपका इस तरह से घर से जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नंदिनी चाची भी आगे आते हुए सबसे बोली, हाँ आप आज यहीं रुक जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मनीष दादाजी ने उन सब की बात मान ली। आधी रात वक्त निहारिका के रूम में निहारिका को वही सपना परेशान कर रहा था। वह सपने से जागकर उठकर बैठ गई। वह पूरी पसीने से तरबदर हो गई थी। उसने एक नज़र अपने आप को देखा और बाथरूम में चली गई। जैसे ही उसने बाथरूम का नल चालू किया तो उसमें पानी नहीं आ रहा था। उसने वॉशरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाजा खोला और जब उसने बाहर देखा तो बाहर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सब अपने अपने रूम में सो रहे थे। निहारिका किसी को भी परेशान करना नहीं चाहती थी। उसकी पूरी बॉडी पसीने से चिपचिपी हो गई थी। वह बस नहाना चाहती थी। उसने देखा उसके बगल वाला रूम खाली है। जब उसने उस रूम में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने रूम के अंदर जाकर बाथरूम में चेक किया तो वहां पर पानी आ रहा था। वह अपने बेडरूम में आए और अपनी नाइट ड्रेस ली। उसने एक नज़र बगल वाला बेडरूम देखा भी नहीं था। वो डायरेक्ट बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी। उसकी जाने की कुछ देर बाद बेडरूम का दरवाजा आहिस्ता से खुला। कोई अपने धीमे कदमों से बेडरूम में दाखिल हो गया था। वह इंसान और कोई नहीं, निखिल था। आधी रात में निखिल घर आ गया था। उसकी शक्ल से ही लग रहा था वो काफी थका हुआ है। वो सोफे में जाकर बैठ गया। उसने अपना कोट उतारा और हाथ की आस्तीन को हाफ फोल्ड कर लिया। वो इस वक्त काफी हॉट लग रहा था। उसने अपना सर सोफे में टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने हाथ से अपने सर की मसाज करने लगा। उसके सर में दर्द हो रहा था। निखिल जस्ट अपनी बिजनेस मीटिंग से लौटा था। काफी लंबी फ्लाइट के बाद उसे थकावट महसूस हो रही थी। उसने अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि वह घर आ रहा है। उफ, क्या ही बोलूं। निखिल इस वक्त इतना हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे इस वक्त देखी तो वो पागल ही हो जाती। थोड़ी देर बाद निहारिका ने बाथरूम का दरवाजा खोला। किसी की गेट खोलने की आवाज सुनकर निखिल, जो अपनी आंखें बंद करे सोफे पर बैठा था, उसने तुरंत झटके से अपनी आंखों खोल ली। एक पल में ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। जब निखिल ने अपनी लाल आंखों से उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी तो वो किसी लड़की को अपने रूम के बाथरूम में से बाहर निकलता हुआ देखकर हैरान हो गया। उसका गुस्सा तुरंत ही गायब हो गया और वह एक पल के लिए वहीं जम गया। निहारिका जो अभी अभी बाहर निकली थी वह इन सब बातों से बेखबर थी। उसने एक बेबी पिंक नाइट ड्रेस पहन रखा था। निहारिका ने अपने बालों को टॉवल से लिपट रखा था। वह उस नाइट ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही थी। नहाने के बाद उसकी पूरी बॉडी ग्लो कर रही थी। उसका फेस एकदम लाल हो गया था और उसकी आंखें शाइन कर रही थी। निहारिका इन सबसे अनजान के कोई उसके रूम में मौजूद है और उसे अपनी शिद्दत भरी निगाहों से देखे जा रहा है। निखिल जब से निहारिका बाथरूम से बाहर निकली थी तब से वह उसे एक जुनून के साथ देख रहा था। उसकी वह नीली आंखें, उसकी वह क्यूटनेस उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। निखिल निहारिका की हर एक हरकत को देख रहा था। निखिल के लिए वह पल वहीं थम गया था। उसके चेहरे पर कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। निहारिका को इसकी कोई भनक नहीं थी। वह आईने के सामने आए और अपने बालों को टॉवल से आजाद किया। फिर अपने बालों को झड़ने लगी। 38 कौन हो तुम, नीली आंखों वाली जंगली बिल्ली। अब आगे अंडरस्को। निहारिका ने अपने आप को आईने में देखा। नहाकर उसे अब बेटर फील हो रहा था। निहारिका ने आईने में अपने आप को देखकर स्माइल पास की और उसकी यही स्माइल देखकर निखिल के होठों का कोना ऊपर की तरफ मुड़ गया। निखिल के चेहरे पर एक ना दिखने वाली छोटी सी स्माइल आ गई थी। निखिल खुद इस बात से अनजान था कि वह निहारिका को देखकर स्माइल कर रहा है। निहारिका ने रूम में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना उसे किसी की प्रेजेंट महसूस हुई। वो अब सोना चाहती थी, इसलिए उसने एक नज़र अपने आप को आईने में देखकर एक आंख मेरी और अपने बाल झड़कते हुए उस रूम से बाहर चली गई। पर उसे कोई आइडिया नहीं था, उसने किसी के दिल में अपनी दस्तक दे दी थी। निहारिका के जाने के बाद निखिल को होश आया। पहले तो वह इस बात से हैरान था कि कोई लड़की उसके रूम में थी। दूसरा, वह उसे देखकर इतना खो गया था कि उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने अपने आप से कहा, कौन हो तुम, नीली आंखों वाली जंगली बिल्ली। अगर तुम यहाँ किसी ने भेजा है तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर यह कोइंसिडेंट है तो
उसने अपनी बात अधूरी कर छोड़ दी। उसकी आवाज में कुछ तो था निहारिका के लिए, पर क्या? वह तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। निखिल के चेहरे पर एक डेली स्माइल थी। वह उठा और बाथरूम में शॉवर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो शॉवर लेकर बाहर आए और बेड पर लेट गया। फिर वह अपने हाथ सर के नीचे रखकर सीलिंग को घूरने लगा। वह निहारिका के बारे में सोच रहा था। निखिल के दिमाग से निहारिका जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। निहारिका बेडरूम में आई और बेड पर पीछे टेक लगाकर बैठ गई। कुछ सोचते हुए उसने पिकाचू को पुकारा। पिकाचू ने तुरंत जवाब दिया, आप कुछ परेशान सी लग रही हो मालकिन। निहारिका ने पिकाचू से कहा, मैं परेशान नहीं हूं, बस ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ छूट रहा है और मेरे सामने होते हुए भी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये बोलकर फिर वह खामोश हो गए। मालकिन, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शायद आपको थकावट हो रही है, इसलिए मुझे लगता है अब आपको सो जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। पिकाचू ने निहारिका को कहा। जब तक निहारिका निखिल के बेडरूम में थी और निखिल भी वहां पर मौजूद था, निखिल की प्रेजेंट में पिकाचू एक्टिव नहीं हुआ था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि निहारिका को कोई देख भी रहा था। पिकाचू की बात सुनकर निहारिका ने अपने ख्यालों को नजरअंदाज किया और बेड पर लेट गई। वो कुछ देर बाद ही गहरी नींद में सो गई, पर उसे यह नहीं मालूम था कि उसने किसी की नींद उड़ा दी थी। निहारिका के सो जाने के बाद पिकाचू खुद से बोल, मालकिन, जब मैं आपकी बातों को सोच रहा हूँ, मुझे भी आपके आसपास एक स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है, पर वह एनर्जी आपके लिए खतरा नहीं है। ये बोलकर वह चुप हो गया। मास्टर बेडरूम में निखिल काफी देर तक सीलिंग को घूरता रहा। वह काफी गहराई से निहारिका के बारे में ही सोच रहा था। उसके ज़हन में निहारिका का वो भीगा बदन, वह पानी की बूंदें जो निहारिका के बालों से कंधे पर टपक रही थी। निखिल को उस वक्त निहारिका काफी सेक्सी लग रही थी। निहारिका की वो नीली आंखें जिसने निखिल को अपना कायल ही बना दिया था। निहारिका के ख्याल में सोचते सोचते निखिल को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंघानिया मैंशन में आज की सुबह अलग ही थी। किसी के दिमाग में घंटी बाज रही थी तो दूसरी तरफ किसी की सुबह आज सुकून भरी थी। आज सिंघानिया मैंशन में काफी चहल पहल थी। निखिल अपनी नींद से जगा। उसे आज बहुत फ्रेश फील हो रहा था। अक्सर ऑफिस का ज्यादा काम और बिजनेस मीटिंग की वजह से निखिल देर रात तक घर आता था। कभी कभार तो वह देर रात जागकर काम भी किया करता था, जिस वजह से उसकी नींद पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती थी। पर आज उसे काफी टाइम बाद कल रात को सुकून की नींद आई थी। वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। निखिल बेड से उठा और जिम करने के लिए चला गया। वो हमेशा सुबह सुबह वर्कआउट करता था, उसकी डेली रूटीन का एक हिस्सा था। थोड़ी देर बाद अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद निखिल बेडरूम में आया और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद उसने अपना ऑफिस सूट पहन लिया। उसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहना था और बालों को जेल से सेट किया हुआ था। वो काफी हैंडसम लग रहा था। तैयार होने के बाद वो बेडरूम से बाहर निकाल गया। निहारिका के रूम में निहारिका जब उठी तो उसने टाइम देखा, काफी लेट हो गया था। वह हड़बड़ी में उठी, फटाफट अलमारी से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में घुस गई। उसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। वह बाथरूम से बाहर निकली और फ्रेश होकर जल्दबाजी में हॉल की तरफ जाने लगी। 39 आमने सामने। अब आगे अंडरस्को निखिल जो सीढ़ियों तक ही पहुंचा था, उसकी पीठ निहारिका की तरफ थी और निहारिका तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वह तेज चलती हुई निखिल की पीठ से जा टकराए। निखिल इन सब के लिए तैयार नहीं था। तुरंत उसके हाथ से मोबाइल सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते नीचे जा गिरा और उसने पीछे मुड़कर निहारिका को अपनी बाहों में पकड़ लिया, जो गिरने ही वाली थी। किसी चीज की आवाज सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग वहां देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि निहारिका गिरने वाली है तो निहारिका के दोनों भाई निहारिका की तरफ दौड़े, पर वह तुरंत ही अपनी जगह में रुक गए। बाकी सब उन दोनों के पीछे आ रहे थे। उन दोनों को एक जगह रुका देखकर सब ने उन दोनों की निगाहों का पीछा किया और उन्होंने देखा निखिल ने कैसे निहारिका को अपनी बाहों में भर लिया था। तो सब के सब ये देखकर शॉक्ड हो गए। और यहाँ हमारी निहारिका, जिसने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब उसे महसूस हुआ वह गिरी नहीं है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें डायरेक्ट निखिल की आंखों से जा मिली। निहारिका एक पल के लिए निखिल की आंखों में खो गई। ये पहली बार था जब निहारिका ने निखिल को देखा था। निखिल की ब्राउन आंखें बड़ी शिद्दत से निहारिका की नीली आंखों में देख रही थी। वह दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और उन दोनों को उन दोनों के परिवार वाले आंखें फाड़े और शौक से देख रहे थे। कल्पना दादी जी उन दोनों को ऐसा देखकर अपनी ख्यालों में गुम हो गई। नंदिनी चाची और दीपाली एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। अंश और निशा भी आंखें फाड़े और अपना हाथ मुंह में रखे निहारिका को पड़े अपने भाई निखिल को देख रहे थे। निशा अपनी हैरान भारी आवाज में अंश को बोली, भाई मुझे पिंच करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है,
हमारे निखिल भाई ने किसी लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा है और वह लड़की कोई और नहीं निहारिका है। अंश ने निशा की बात सुनकर उसके हाथ में जोरों का पिंच किया। अंश के पिंच करते ही निशा आउच आउच चिल्लाने लगी। भाई मैंने आपसे इतनी जोर की पिंच करने को नहीं कहा था, उसने थोड़ा गुस्से से अंश को देखकर कहा। अंश ने उसकी बात को फुल इग्नोर किया और सामने का नजारा देखने लगा। गौतम दादाजी और मनीष दादाजी की परखी नजरों ने निखिल की आंखों में निहारिका के लिए कुछ तो देख लिया था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे कि वह सब समझ गए हो। अक्षय और आरव होश में आते हुए जल्दी से निहारिका का नाम पुकारा, निक्कू। उनकी आवाज सुनकर निखिल और निहारिका दोनों होश में आए। निखिल ने जल्दी से निहारिका को खड़ा किया। निहारिका भी थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए खड़ी हो गई और अपने बाल कान के पीछे करते हुए इधर उधर देखने लगी। और फिर सीढ़ियों से गिरा निखिल का मोबाइल देखकर निखिल को बोली, सॉरी मेरी वजह से आपका मोबाइल नीचे गिर गया। निहारिका ने एक बार भी निखिल की तरफ नहीं देखा था, वह नीचे नजर करके निखिल से कह रही थी। निखिल कब से निहारिका की बातें सुन रहा था, पर उसका यूं खुद से नजरें चुराना निखिल को पसंद नहीं आ रहा था, और ऐसा क्यों है वह भी खुद नहीं जानता था। निहारिका अपनी बात कहकर निखिल को क्रॉस करती हुई अपने दोनों भाइयों के पास चली गई। निखिल भी निहारिका के पीछे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। दोनों भाइयों ने निहारिका से पूछा, निक्कू तुम ठीक हो? निक्कू तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? भाई मैं ठीक हूं, निहारिका ने सबको देखते हुए दोनों भाइयों से कहा। निखिल सीढ़ियों से नीचे उतरा और गौतम दादाजी और कल्पना दादी जी के, फिर मनीष दादाजी और मीनाक्षी दादी जी के पैर छुआ और ऐसा ही उसने सब बड़ों का आशीर्वाद ले लिया। फिर अक्षय के गले मिला। अक्षय निखिल को बोला, तू तो काफी हैंडसम हो गए हो और साथ में बहुत स्मार्ट भी। निखिल अक्षय से बोल, तू भी तो स्मार्ट हो गया है। ये बोलकर वह चुप हो गया। भले ही अक्षय निखिल से बड़ा था, पर उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। अक्षय जानता था कि निखिल ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, उसे कम बोलना ही पसंद है। फिर आरव निखिल के गले लगाते हुए बोला, भाई मैंने आपको बहुत मिस किया। निखिल ने बस उसकी पीठ थपथपा दी और आरव से अलग हो गया। निखिल आगे जा पाता तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों से लिपट गया है। उसने जब नीचे देखा तो अन्वेषा अपनी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए निखिल को देख रही थी। निखिल एक पल के लिए उससे देखने लगा, फिर उसे अन्वेषा की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, हेलो हैंडसम, मुझे पता है सबकी तरफ देखते हुए ये सब फिर मुझे भूल गए होंगे। हर बार की तरह चफौटी अपनी धड़कनों को काबू करना। अब आगे अंडरस्को। अन्वेषा की शिकायत सुनकर सब उसे देखने लगे और निखिल को तो वह बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी और उसकी वह प्यारी प्यारी बातें तो उसे और क्यूट बना रही थी। निखिल ने एक नज़र अक्षय की तरफ देखा। मेरी बेटी अन्वेषा, अक्षय ने निखिल से कहा। अक्षय की बात सुनकर निखिल फिर अन्वेषा को देखने लगा। अन्वेषा निखिल से फिर बोली, आप बहुत हैंडसम हो, क्या मैं आपको हैंडसम बुला सकती हूँ और क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर निखिल खुद को रोक नहीं पाया और अन्वेषा को अपने गोद में उठा लिया। निखिल अन्वेषा के गाल पर एक किस करते हुए बोला, यस वाई नॉट, तुम मेरी दोस्त बन सकती हो और इतनी क्यूट प्यारी दोस्त हो तो कौन भला उससे दोस्ती करने से मना करेगा। निखिल का ये बदला बिहेवियर देखकर सिंघानिया परिवार शॉक में था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था निखिल किसी से प्यार से बात कर सकता है, पर यह काम हमारी प्यारी अन्वेषा ने कर दिया था। अपने क्यूटनेस और प्यारी प्यारी बातों से निखिल का दिल पिघला दिया था। पूर्ण विराम। अन्वेषा अपन हाथ आगे बढ़ते हुए निखिल से बोली, तो ठीक है दोस्त, आज से हम दोनों दोस्त हुए। वह एकदम फ्री होकर निखिल से बात कर रही थी, पर बेचारी हमारी अन्वेषा को क्या पता था। निखिल बाहर की दुनिया में एक डेविल कहलाया जाता था, उसे किसी पर भी रहम नहीं आता था। निखिल ने भी अन्वेषा से हाथ मिला लिया और उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर चला गया और उसके पीछे पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर चला गया। पर हमारी निहारिका अभी भी वही खड़ी बस निखिल को जाते हुए देख रही थी। जब सीढ़ियों पर निखिल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था, तब से ही उसकी धड़कन बहुत जोरों से शोर कर रही थी। इसलिए जब निखिल ने उसे छोड़ा तो उसने एक नज़र भी निखिल को नहीं देखा था। वह तुरंत निखिल जवाब देकर वहां से चली गई थी। पर जब निखिल पूरे परिवार से मिल रहा था तब निहारिका ने नजर उठाकर निखिल को देख लिया था। तब से तो उसका बुरा हाल ही हो गया था। उसकी धड़कन और तेजी से चलने लगी। निखिल के हर एक एक्शन को वो देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन है। सब निखिल को रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे थे और निखिल भी सबके साथ बहुत रिस्पेक्ट से पेश आ रहा था। निहारिका तो बस निखिल के ख्यालों में खोई वही खड़ी थी। तभी निशा निहारिका को हिलाते हुए बोली, निक्कू। निहारिका निशा के हिलने से होश में आए और उसकी तरफ देखने लगी।
तभी निशा फिर से निहारिका से बोली, कहाँ खो गई, चलो सब डाइनिंग टेबल पर चले गए हैं, और निहारिका का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ ले गई। निहारिका भी निशा के साथ साथ चल दी। निहारिका डाइनिंग टेबल पर आकर अन्वेषा के साइड बैठ गई। अन्वेषा के दूसरे साइड निखिल बैठा हुआ था। डाइनिंग टेबल की मेन चेयर पर गौतम दादाजी और दूसरी साइड मनीष दादाजी बैठे हुए थे। ऐसे ही सब अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। निहारिका दीपाली जी से बोली, आंटी कल रात को मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। निहारिका की बात सुनकर दीपाली जी बोली, पर बेटा इसे कैसे हो सकता है, कल तक तो पानी आ रहा था। निहारिका बोली, नहीं आंटी, जब रात में मैं बाथरूम यूज करने गई तो पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बाजू वाले रूम के बाथरूम में चली गई थी। निहारिका की यह बात सुनकर निखिल उसकी तरफ देखने लगा। अब जाकर उसे समझ में आया था कल रात उसके बाथरूम में निहारिका क्या कर रही थी। दीपाली माँ को कोई आइडिया नहीं था कि बाजू वाला रूम निखिल का हो सकता है, इसलिए उन्होंने निहारिका की इस बात पर गौर ही नहीं किया। ऐसी बात है, रुको मैं अभी कुछ करवाती हूँ। ये बोलकर दीपाली जी मोहन काका को आवाज लगने लगी। मोहन काका उनकी आवाज सुनकर दीपाली जी के पास आए और कहने लगे, क्या हुआ दीपाली बेटा। मोहन काका जरा देखना, निहारिका के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, आप पता लगाए ऐसा क्यों है। जी बेटा, मोहन काका ये बोलकर वहां से चले गए। निहारिका दीपाली जी की बात सुनकर चुप बैठ गई थी। निहारिका के दिल का शोर अभी भी काम नहीं हुआ था। निहारिका की धड़कन अभी भी धड़क रही थी। वह खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया और चेयर पर आराम से बैठ गई। निहारिका के बैठते ही अंश निहारिका को बोल, गुड मॉर्निंग मिस ब्यूटीफुल। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें रात में नींद अच्छी आई होगी। बस उसका ये बोलना ही था। जो पहले से 2 जोड़ी आंखें उसे घूरती थी, अब उसके बदले 3 जोड़ी आंखें उसे घूमने लगी। पहले तो हमारे आरव बाबा की थी, दूसरी निहारिका के पापा विवान जी की थी, और तीसरी तो आप सब समझ ही गए होगे कि तीसरा इंसान कौन है। हमारे हीरो निखिल की, जो अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से अपने छोटे भाई को घूर रहा था, और बेचारा अंश इस बात से अनजान निहारिका के साथ फ्लर्ट करने में लगा हुआ था। जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न क्यूट दी गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। Please subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye bye.